हे फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और हमारे आसपास पेड़ पौधे और जीवों की कितनी विभिन्नता है, राइट। और कई बार कुछ जीवों को देखकर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल उसी जगह के लिए बने हैं जहाँ ये पाए जाते हैं। जैसे ये साइबेरियन हस्की बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी ठंडे बर्फीले जगह के लिए ही बना है। या फिर ये छोटा सा कैंगरू जैसे दिखने वाला चूहा जरबोआ जो रेगिस्तान में पाया जाता है और अनाज के सूखे दानों से ही अपनी पानी की जरूरत पूरी कर सकता है। ऐसे ही कई और अन्य जीव है। आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि पृथ्वी कितनी बैलेंस्ड लगती है। हर जगह हर चीज एकदम परफेक्ट लगती है कि हम एक बार ऐसे भी सोच लेते हैं कि किसी बुद्धिमान जीव ने ये सब सोच समझ के बनाया है। यही चीज सन 1835 में एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन के भी दिमाग में थी जब वो गैलापागोस आइलैंड के सफर पे निकले थे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने। गैलापागोस आइलैंड्स एक टापुओं का समूह है जो पैसिफिक ओशन में एकदम पृथ्वी के इक्वेटर पे पड़ता है। रिपब्लिक ऑफ इक्वेडोर देश के सबसे करीब होने के वजह से ये उसी देश का ही एक भाग भी है। ये आइलैंड्स उनके लिए इतने खास इसीलिए थे क्योंकि ये वन्य जीवन यानी वाइल्ड लाइफ से भरे हुए हैं। यहाँ कई किस्म के जीव जंतु इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये महासागर में है और सूरज की किरणें यहाँ भरपूर पड़ती है। यहाँ पहुंचने से पहले डार्विन के दिमाग में एक प्रश्न था कि दुनिया में जीवों की इतनी विभिन्नता कैसे है। इस विषय में जानकारी लेने के लिए उन्होंने वहां के अन्य जीवों में से कुछ खास तरह के पक्षी जिनका नाम था फिंचेस, इन पर कई महीनों के लिए निगाहें रखी और बदलते मौसम में इनके खानपान और इनके व्यवहार की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने एक कमाल की चीज देखी कि उस आइलैंड में इन पक्षियों की प्रजाति बदलते मौसम और पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालने लगी और फिर कुछ महीनों के बाद सिर्फ एक किस्म की पक्षी 14 अलग प्रजातियों में विकसित हो गई। डार्विन ने इस प्रक्रिया को कहा एवोल्यूशन और कुछ साल बाद और जीवों पे विस्तार से पढ़ाई करके उन्होंने एक किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी जिसमें उनकी थियरी ऑफ एवोल्यूशन आज तक की सबसे जानी मानी थियरी है। पर सवाल ये है कि क्या एवोल्यूशन सच में काम करता है? अगर करता है तो क्या हमारे पूर्वज सच में बंदर थे? यह सोचना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, राइट? तो इसीलिए हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या एवोल्यूशन लॉजिकली और प्रैक्टिकली काम करता है। क्या एक कछुआ सैकड़ों सालों तक किसी कोने में पड़े पड़े किसी दूसरे जीव में विकसित हो सकता है? क्या मछलियां ऐसे दिखने वाले जीवों में इवॉल्व हो सकती है? तो जैसे हम जानते हैं कि इस पृथ्वी में हर एक जीव या जानवर अपने आप में ही अलग यानी यूनिक होता है। एक प्रजाति के जानवर हमें कभी कभार एक जैसे जरूर दिखते हैं पर हर कोई जानवर एक दूसरे से अलग होता है, चाहे वो डिफरेंस उनके आकार में हो, उनके व्यवहार में, उनके पर्सनालिटी में या फिर उनके रूप में। हम सबके कोशिकाओं के अंदर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें हमारे शारीरिक विकास और व्यवहार से रिलेटेड जानकारी कुछ एटम्स के कोड्स के रूप में स्टोर होती है। ये मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डीएनए और ये बहुत ही स्पेशल मॉलिक्यूल है। ये इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये अपने अंदर स्टोर जानकारी का कॉपी निकाल सकता है जैसे एक जेरोक्स मशीन और उस कॉपी से अपने जैसे ही दूसरे जीव तैयार कर सकता है। इस प्रक्रिया को एक बेसिक रूप में हम देख सकते हैं सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी एक कोशीय सूक्ष्म जीव अमीबा में। अमीबा अपने न्यूक्लियस या कह सकते हैं उसके पेट में डीएनए का दूसरा कॉपी निकालता है जो फिर उसके शरीर के 2 कोने में चला जाएगा और वो पूरी तरह से 2 जीवों में स्प्लिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जीव मल्टीप्लाई होते हैं अपने आप को प्रकृति में जिंदा रखने के लिए। अब बात करते हैं कुछ बड़े जीवों की जैसे खरगोश, इंसान या भेड़ियों की। क्या आप जानते हैं कि आज हम जो भी कुत्तों की प्रजातियां देखते हैं सबके एक समान पूर्वज भेड़िए थे। जब से इंसानों ने अपनी सहायता और रक्षा के लिए कम खतरनाक भेड़िए पालना शुरू किया, उन कम खतरनाक और पालतू भेड़ियों ने लाखों सालों तक आपस में प्रजनन किया और इस वजह से आज हम करीब 340 कुत्तों की प्रजातियां देख सकते हैं। पर वैसे प्रजाति ये शब्द का ही मतलब क्या है? एक प्रजाति ऐसे ही एक जैसे दिखने वाले जीवों की कम्युनिटी होती है जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। यह चीज जानना जरूरी है कि प्रकृति विभिन्नता को बहुत महत्व देती है। जितनी विभिन्नता एक प्रजाति में होगी उतना ही संभव है उस प्रजाति का प्रकृति के परीक्षाओं को झेल पाना और आगे भी जिंदा रह के प्रजनन कर पाना। अब एक बड़े जीव जैसे भेड़ियों में प्रजनन के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
एक तो ये है कि इनके बच्चे दोनों माँ और बाप के विशेषताओं पे आधारित होते हैं, क्योंकि प्रजनन के समय नर जानवर के विशेषताएं उसके स्पर्म सेल्स यानी शुक्राणु में होते हैं और मादा जानवर के उसके अंडे में होते हैं। ये शुक्राणु उस अंडे के अंदर जाके उसे फर्टिलाइज करते हैं और इस प्रक्रिया में दोनों पेरेंट्स के विशेषताओं में से रैंडम यानी संभावना पे आधारित विशेषताओं का मिश्रण होता है और ये विशेषताएं फिर उनके बच्चों में झलकती है। लगभग 50% डीएनए या कह सकते हैं विशेषताएं बच्चों में नर जानवर की होती है और दूसरा 50% मादा के। ये चीज जानना जरूरी है कि ये एकदम रैंडम चांस यानी संभावना पे आधारित है और इसके पीछे कोई भी निश्चित वजह नहीं होती है। इस अनिश्चित प्रक्रिया को हम कहते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें दो जीव के डीएनए आपस में कंबाइन यानी जुड़ रहे हैं। इसके बाद जो भी बच्चा होगा उसमें दोनों जीवों के कुछ कुछ गुण होंगे और वो अपने आप में ही यूनिक होगा। पर कभी कभार डीएनए के सही तरीके से कॉपी होने में गलतियां हो जाती है, जिसका बुरा परिणाम जरूर हो सकता है, पर ये भी एवोल्यूशन के लिए जरूरी है। इसे हम कहते हैं डीएनए म्यूटेशंस। ये म्यूटेशंस के वजह से जीव अपने साथ के जीवों से थोड़ा हटके दिखने लगते हैं और इनके व्यवहार और दूसरे अन्य विशेषताओं में भी ये बदलाव देखने मिल सकता है। पर कुछ म्यूटेशंस वो जीव जिस वातावरण में रह रहे हैं उनके लिए एकदम फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। जैसे कुछ हजारों साल पहले कॉकेकस नाम के पहाड़ों में रहने वाले इंसानों में नीली आंखें और फेयर स्किन का म्यूटेशन आया। ये म्यूटेशन के वजह से वहां कम धूप पड़ने के बावजूद उनका शरीर उस धूप को बेहतर तरीके से यूज कर पा रहा था और इसीलिए ये म्यूटेशन ज्यादा फैल पाया और आज कई लोगों के पास नीली आंखें और फेयर स्किन है। एक और एग्जाम्पल की तौर पे सन 1800 के आसपास जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो हवा में प्रदूषण के वजह से सफेद रंग के मॉथ्स लुप्त होने लग गए और काले रंग के मॉथ्स, जो रंग कुछ मॉथ्स को एक म्यूटेशन के द्वारा मिला था, तेजी से बढ़ने लग गए, क्योंकि उस रंग के वजह से उन्हें उस वातावरण में जी पाने के लिए फायदा मिला और वो तेजी से मल्टीप्लाई हो सके। लेकिन कुछ म्यूटेशंस घातक भी हो सकते हैं, जिनसे बीमारियां जैसे कैंसर हो सकती है, और कुछ म्यूटेशंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। पर मेन लॉजिक ये है कि जो भी जीव या तो डीएनए रिकॉम्बिनेशन के जरिए या म्यूटेशन के जरिए उस वातावरण में रहने के काबिल हो पाएगा, वही जीव टिक पाएगा और प्रजनन कर पाएगा अपने डीएनए को अपने बच्चों में पास करने के लिए। और यही चीज हमें एवोल्यूशन के आखिरी पड़ाव पे ले आती है, जिसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। आप ये नाम से ही देख सकते हो जो कहता है नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्रकृति खुद ही उस जीव को सिलेक्ट कर रही है आगे जीवित रहने के लिए। नेचुरल सिलेक्शन में बहुत से महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जैसे उस जीव की अपनी सेहत, उसका शिकार करने वाले परभक्षी, उस वातावरण की विशेषताएं और मौसम, बीमारी फैलाने वाले दूसरे अन्य जीव, एकदम से आई हुई पर्यावरण में किसी भी प्रकार की आपत्ति और दूसरी अन्य चीजें। अब क्योंकि हर जीव की अपनी यूनिक विशेषताएं होती है, तो उनकी ये विशेषताएं उनके जिंदा रहने में कितना साथ देती है, ये नेचुरल सिलेक्शन बताता है। इसीलिए डार्विन ने यह भी कहा था कि जंगल में हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, यानी जो जीव पर्यावरण में अपने आप को सही तरीके से ढाल सका और आपत्ति का सामना कर सका, वही जिंदा रह के अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सकता है। हमने जो चार्ल्स डार्विन के फिंचेस के बारे में डिस्कस किया था, उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब बाढ़ आई थी तो लगभग एक जैसे दिखने वाले फिंचेस का समूह उस आइलैंड गैलापागोस में आया। उस आइलैंड में खाने के भंडार होने के वजह से उन फिंचेस ने तेजी से प्रजनन किया और संख्या में बढ़ते चले गए। कुछ महीनों में ही खाने की कमी होने लग गई और दोस्त पक्षियां ही आपस में दुश्मन बन गए। इन पक्षियों के चोंच के आकार में थोड़े बहुत बदलाव के वजह से ये अलग अलग जगहों में रहने लग गए, जहां भी इनके चोंच का आकार इन्हें फायदा देता था। जैसे कुछ फिंचेस जिनके चोंच थोड़े जाड़े थे, वो जमीन के अंदर कीड़ों का शिकार आसानी से नहीं कर पाते, पर वो उसी चोंच के वजह से बीजों को आसानी से तोड़ पाते। और इसी तरह जिनकी चोंच पतली थी, वो बीज नहीं तोड़ पाते, पर कीड़ों का शिकार आसानी से कर पाते। तो इन्हीं छोटे डिफरेंसेस के वजह से वो उस आइलैंड के छोटे छोटे भागों, जिसे साइंटिफिकली कहा जाता है इकोलॉजिकल निचेस, में रहने लगे, जहां उनकी ये विशेषताओं के वजह से उन्हें खाना मिल सके। फिर धीरे धीरे एक जैसे विशेषताएं वाले फिंचेस क्योंकि खाने के वजह से आसपास रहने लगे, तो उन्होंने आपस में प्रजनन भी शुरू कर दिया। और कुछ सालों बाद कीड़ों का शिकार करने वाले फिंचेस और बीज तोड़ने वाले फिंचेस में बदलाव इतना हो गया कि वो अब आपस में प्रजनन भी नहीं कर सकते थे।
और इसी तरह 12 और प्रजातियां सिर्फ एक पक्षी से निकल पाई। तो ऐसे नेचुरल सिलेक्शन काम करता है और इस तरह एवोल्यूशन की थियरी पूरी विज्ञान और लॉजिक पे आधारित है। हमारे पास आज इसके अनगिनत सबूत है जो ये बताते हैं कि ये काम करता है और इस वजह से प्रकृति में इतनी विभिन्नता होने के बावजूद हर चीज एकदम बैलेंस दिखती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। तो आपकी इस विषय में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये थियरी सही है या फिर आपका कुछ और मानना है? कमेंट कीजिए नीचे, हम जानना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।